नमस्कार साथियों। तो आज है 19th ऑफ जून 2026। दोस्तों, जैसे कि कल रात से ही एक्सपेक्टेड था कि आज मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस और थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हो सकता है, बिकॉज ऑफ कल रात में हमने देखा था एक्सेंचर की तरफ से जो अपना ग्रोथ गाइडेंस की फोरकास्ट वो कम हो गया था, कट किया था, और जिस वजह से जितने भी आईटी कंपनीज की एडीआर था, इन्फोसिस विप्रो 7-8% गिर गया था। याद होगा आपको, कल रात की 10:30 की वीडियो में ही कहा था। बट फिर भी मैं कहूंगा बहुत सही हुआ। मतलब निफ्टी फिफ्टी अगर आप देखेंगे आज 90% टाइम 24,000 के नीचे चल रहा था। मतलब शुरू ही हुआ था, आप देखिए कहां पे, 24,000 के नीचे, 23,991 पॉइंट पे। उसके बाद आप देखिए आज मोस्टली टाइम 23,900 से लेके 24,000 इसी रेंज के आसपास देखिए लगातार चल रहा था। और आधा घंटा पहले बाजार क्लोज होने के ठीक आधा घंटा पहले एकदम से स्पाइक किया और निफ्टी फिफ्टी अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया 24,000 को फिर से रिक्लेम करते हुए 24,013 पॉइंट पे, लगभग 0.64% गिरावट के साथ। मतलब आज सिर्फ एक सपोर्ट लेवल तोड़ा है निफ्टी फिफ्टी, वो है 24,100। और जो दूसरा सपोर्ट लेवल था 24,000 साइकोलॉजी का लेवल, इसको आज ब्रेक नहीं किया था, बट ब्रेक नहीं किया, क्लोजिंग इसके ऊपर ही दिया। सेम टू सेम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी आज शुरू में अगर आप देखेंगे, जो आपको मैं कल भी कह रहा था कि देखिए आईटी से तो आज सपोर्ट नहीं मिलेगा, मतलब मार्केट को ये तो 90% कंफर्म था। कल रात पे आपको मैं बार बार कह रहा था, आपको मैं साथ में ये भी कहा था कि अगर कोई मार्केट को बचा सकता है वो या तो बैंक, या तो ऑटो, या तो रिलायंस। रिलायंस क्या जेजीएम था, तो अंतिम घड़ी में गिर गया। बैंक्स की बात करें, बैंक्स आज बचा नहीं पाया, सुबह से ही नेगेटिव में खुला था और मोस्टली टाइम नेगेटिव में था, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। भले ही बैंक्स में वो बहुत बड़ा गिरावट नहीं था, बट फिर भी बैंक्स नेगेटिव में था। तो मतलब आज ना बैंक्स की तरफ से सपोर्ट मिला, ना आईटीज की तरफ से तो सपोर्ट नहीं मिला। आईटीज तो छोड़ ही दीजिए, वो तो और ज्यादा धकेल रहा था नीचे की तरफ। इवन रिलायंस जो शुरू में थोड़ा पॉजिटिव में चल रहा था, रिलायंस क्लोजिंग के समय नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। बाकी आईटीज की बात करें, आज मैं कहूंगा आईटीज फिर भी रिकवर कर गया। जिन जिन निवेशक सुबह से ट्रैक करा तो उनको पता है आईटी एंटायर जो सेक्टर है ना, आईटी इंडेक्स, वो लगभग 5 से 6% क्रैश कर गया था सुबह जब ओपन हुआ था, और क्लोजिंग दिया 3.5% नीचे आके, फिर भी कुछ हद तक रिकवर कर गया था। और जिस वजह से आप देखिए आज मोस्टली जो सेक्टर की हाल बहुत खराब था, चाहे निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें, बैंक्स, निफ्टी 500, निफ्टी 100, वही आधा परसेंट करके गिरावट हुआ। मिड कैप फिर भी आज सही था, मतलब एटलीस्ट ग्रीन में तो क्लोजिंग दिया। एनर्जी सेक्टर सही था, एफएमसी सेक्टर में भी गिरावट हुआ, एमएनसी सेक्टर, फार्मा सेक्टर फिर भी सही था। पीएससी और पीएसयू बैंक में हल्का फुल्का करेक्शन। अच्छा, ऑटो सेक्टर भी आज सपोर्ट नहीं कर पाया, जो आपको मैं कहा था कि ऑटो सेक्टर के ऊपर भी कुछ हद तक डिपेंडेंट है। मेटल सेक्टर फ्लैट था, स्मॉल कैप में फिर भी चलो थोड़ा सा रिकवर हुआ। बट आज बहुत सारे, मैं एक्चुअली देख रहा था, आज बहुत सारे ऐसे शेयर है, मतलब स्पेसिफिकली कोई मतलब इंटायर सेक्टर नहीं, बट कुछ स्पेसिफिक शेयर है जिसमें बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। अगर हम एग्जांपल के रूप में बात करें दोस्तों, आपने देखा होगा जेनटेक की शेयर, जैसे कि डिफेंस कंपनी में जेनटेक, वो आज बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। अब उसको देखिए, वाटर सोल्यूशन में आपकी वबाग बहुत अच्छा जंप किया है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल शेयर्स है जिसमें आज बहुत अच्छा मूवमेंट भी हुआ, ये भी फैक्ट है। सो दोस्तों, आज आपके वैसे पोर्टफोलियो कौन सी लेवल पे क्लोजिंग दिया, कमेंट करके प्लीज बताइए। अच्छा, फिलहाल कल रात में हमने देखा था कि देखिए यूएस मार्केट शुरू में जितना बढ़िया ओपनिंग दिया था ना, उसके बाद स्टे नहीं कर पाया। मतलब डॉ जोन्स की बात करें, शुरू में आप देखिए लगभग 51,800 क्रॉस कर गया था, बट क्लोजिंग मामूली सी गेनिंग के साथ ही दिया है। नैस्डैक फिर भी अच्छा था, नैस्डैक लगभग 2% आसपास ऊपर आके क्लोजिंग दिया। अच्छा, बाय द वे आज रात में शायद यूएस मार्केट क्लोज रहेगा, वहां पे कुछ नेशनल हॉलीडे उस वजह से, ठीक है। बट डोंट वरी, मैं आपको फ्यूचर्स दिखा दूंगा और गिफ्ट निफ्टी तो खुला रहेगा। सो अभी आप देख सकते हो जो डॉ जोन्स की फ्यूचर वो लगभग 0.32% नीचे चल रहा है, और जो नैस्डैक की फ्यूचर है वो लगभग 0.51% नीचे चल रहा है। अच्छा, बाकी आज एशियन मार्केट की क्या हाल है देख लेते हैं थोड़ा सा। आज वैसे इंडिया, सिर्फ इंडियन मार्केट ही नहीं, पूरे मतलब एशियन मार्केट ही मोस्टली आज नेगेटिव में था। चाहे जापान की टीपीएक्स 500, टीपीएक्स 100, निक्कई की ऑलमोस्ट सारे इंडेक्स आप देखिए आधा परसेंट नीचे चल रहा था। चाइनीज मार्केट का भी सेम हाल है, इसमें भी कोई बहुत इंप्रूवमेंट आज देखने को नहीं मिला, एक आध इंडेक्स के अलावा। हांगकांग की मार्केट भी आज मोस्टली इंडेक्स नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, 1% 2% की रेंज पे। साउथ कोरियन मार्केट फिर भी चलो सही था, साउथ कोरियन सिर्फ कॉस्डेक्स में गिरावट होता 3.5%, अदरवाइज केआरएक्स कॉस्पी रिकवर नहीं किया बहुत ज्यादा, आप देख सकते हो परसेंटेज वाइज समथिंग, बट एटलीस्ट ग्रीन में क्लोजिंग दिया। इंडियन मार्केट तो आपके सामने ही। ताइवानिश मार्केट फिर भी आज सही था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट अगेन लास्ट डे भी करेक्शन था, आज भी करेक्शन हुआ। ये खचरा भी आज गिरा है, ध्यान से देखना, खचरा भी आज गिरा है 1% के ऊपर, मतलब इंडियन मार्केट से ज्यादा खचरा गिरा है। अच्छा, न्यूजीलैंड की मार्केट आज रिकवर किया, मलेशियन मार्केट फ्लैट था, इंडोनेशियन मार्केट भी थोड़ा सा फ्लैट था, सिंगापुर मार्केट थोड़ा वीक था, थाई मार्केट भी वीक था। यानी आज मेजॉरिटी ऑफ मार्केट एशियन पैसिफिक में आज कहीं ना कहीं वीकनेस के साथ ही क्लोजिंग दिया, नोटिसेबल पार्ट।
अच्छा, अब देखिए क्रूड ऑयल की प्राइस। क्रूड ऑयल की प्राइस पिछले 2 दिन से एक स्टेबल पोजीशन पे है, मतलब $80 पर बैरल के नीचे ही चल रहा है। हो सकता है कि बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं हुआ, वही अराउंड 78 to 79 डॉलर पर बैरल की रेंज पे चल रहा है। अभी भी आप देखिए $80 के नीचे ही है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, बट हाँ यहाँ पे एक और फैक्टर दोस्तों आपको पता होगा, परसों रात में एफओएमसी मीटिंग के थ्रू फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने क्या कहा, केविन वॉश ने, कि अगले एफएमसी मीटिंग तक अगर इन्फ्लेशन डाउन नहीं हुआ यूएस की तो रेट बढ़ा देंगे, रेट हाइक कर देंगे। और जिस वजह से एक्चुअली गोल्ड की प्राइस बैक टू बैक 2 दिन से गिर रहा है। कल भी हमने देखा था, कल तो लगभग 2.5-3% गिर गया था, अभी भी लगभग 2% नीचे है। सिल्वर भी लास्ट डे हमने देखा था ऑलमोस्ट 4-5% गिर गया था, अभी भी मतलब आज भी लगभग 2.5% के आसपास नीचे चल रहा है, ठीक है। तो जिस वजह से अगर आपके पोर्टफोलियो में सिल्वर, गोल्ड, ये सब कमोडिटीज की ईटीएफ है, तो मोस्टली चांस आपके पोर्टफोलियो आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। वैसे इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से सेम है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट और भी कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स एक्सप्लेन करूंगा। जो फैक्टर है ऑलरेडी आपको शुरू में बता दिया था, थोड़ा एकदम फॉर्मली देख लीजिए कि क्यों आज टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, अदर आईटी स्टॉक्स में गिरावट हुआ था, क्योंकि दुनिया की जो लार्जेस्ट आईटी कंपनी एक्सेंचर ने अपना जो ग्रोथ गाइडेंस की फोरकास्ट इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो उसको कट कर दिया बेस्ड ऑन सिचुएशन, ठीक है। अब देखिए मेन मार्केट सेम है, मेन मार्केट सेम होने के कारण कल एक्सेंचर की इस डिसीजन के बाद एक्सेंचर की शेयर यूएस मार्केट में अलग से 15-16% क्रैश किया, और आज की डेट में इंटायर इंडियन आईटी कंपनीज में गिरावट हुआ। समझ आ चुका है, एकदम शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बहुत जल्दी देखिए आईटीज की रिजल्ट भी आउट होने वाला है। ये तो जून चल रहा है, जून खत्म होगा, जुलाई की सेकंड वीक से शुरू हो जाएगा रिजल्ट आना, मतलब हार्डली यार 3 हफ्ता बाकी है रिजल्ट आने में, तो जिस वजह से रिएक्शन थोड़ा सा इंटेंस था आज के डेट में। अच्छा, बाकी बात करें जो अंतिम घड़ी में एकदम से स्पाइक किया वो क्यों हुआ, आइए देख लेते हैं मनी कंट्रोल वालों ने क्या लिखा है यहाँ पे, कौन कौन सी फैक्टर। अच्छा, सबसे पहला फैक्टर मेंशन किया वैल्यू बाइंग, चलो ठीक है। ईजिंग इंडिया वीक्स, मतलब जो वोलेटाइल इंडेक्स उसमें थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। टेक्निकल सपोर्ट, यहाँ पे कोई ठोस वजह तो नहीं मेंशन किया, और मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, यहाँ पे नॉर्मली एक काइंड ऑफ वैल्यू बाइंग देखने को मिला। और निफ्टी 50 24 क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको काफी मुश्किल से क्रॉस किया था कुछ दिन पहले, तो जिस वजह से इसको बड़े एक सपोर्ट आज मिल गया, क्योंकि आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, ठीक है। तो ये एक जेन्युइन रीजन हो सकता है, उसके अलावा मेरे हिसाब से और कोई रीजन नहीं। अच्छा, अब आ जाइए कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट पे। अब देखिए जियोपॉलिटिक्स अभी काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि ये देखिए ये आज सबसे पहले सुबह की अपडेट, एकदम सुबह की स्टोरी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ कहा गया, क्या कहा गया, क्योंकि दुनिया भर में दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप की इस डिसीजन के बाद, मतलब जो यूएस और ईरान के बीच एग्रीमेंट हुआ है इलेक्ट्रॉनिकली, उसके बाद मतलब काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ट्रंप जल्दबाजी में आके ये डिसीजन ले लिया। इवन देश में भी, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के देश में भी, यूएस से भी बार बार क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो ट्रंप उस चीज को पॉइंट आउट करते हुए कहा, देयर आर नो लिमिट्स, ट्रंप डिफेंड ईरान डील, कॉल इट तेहरान अनकंडीशनल सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर, ये ट्रंप का कहना ये है। बट असलियत दोस्तों कुछ अलग है। असलियत क्या है, असलियत यह है कि दोनों ही पक्ष, चाहे ईरान की बात करें चाहे यूएस की बात करें, दोनों ही पक्ष अपने अपने डिमांड को रखा और एक्सेप्ट किया, दोनों ही। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस एग्रीमेंट पे, ना कोई विजेता है ना कोई लूजर पार्टी है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इस बारे में, कौन जीता है, कमेंट करके बताना। और ये साथ में ये भी बताना कि क्यों, अगर आपको लगता है कि यूएस जीता, अगर आपको लगता है ईरान जीता, क्यों जीता, वो भी बताना प्रॉपर्ली मेंशन करके, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई विजेता नहीं है, क्योंकि दोनों ही पक्ष यहाँ पे मतलब जो अपना अपना डिमांड था उसको एग्री किया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए अब ईरान। अब देखिए अब जो खेल है वो काफी मजेदार होने वाला है। क्यों मजेदार होने वाला है, क्योंकि देखिए जो इनिशियल लेवल पे एग्रीमेंट था वो तो हो चुका है इलेक्ट्रॉनिकली, अब आएगा असली नेगोशिएशन। अब ईरान दोस्तों ड्रॉ कर दिया रेड लाइन एज नेक्स्ट फेज यूएस टॉक अप्रोचेस। नेक्स्ट फेज मतलब ये जो अगले 60 दिन तक न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर नेगोशिएशन होगा, वो दोस्तों मेन मुद्दा है, याद रखना। वो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके ये जो सुनने को आ रहा है 440 किलोग्राम के ऊपर एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है, उसका क्या होगा, है ना, या न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम या न्यूक्लियर वेपन। तो समझ पा रहे हो कि अगले 60 दिन अभी काफी क्रूशियल होने वाले हैं। अब देखना होगा इसमें क्या होता है। अच्छा, फिर आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हुआ दोस्तों। आपको पता होगा जो एग्रीमेंट साइन हुआ, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यूएस ने जो पिछले कुछ सालों से या महीनों पे ईरान
ऑयल के ऊपर, ईरानियन क्रूड ऑयल के ऊपर सैंक्शन डाला था, उसको तो लिफ्ट कर लिया। अब ये लिफ्ट करने के बाद एक रिपोर्ट निकल के आ रहा है जिसमें ईरान को पर ईयर एनुअली लगभग 105 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। और साथ में ये भी ऐड किया, अब ऐसा होगा नहीं होगा वो अलग बात है, ईरान ने जो बार बार दावा कर रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे हम टोल सिस्टम लागू करेंगे, अगर ऐसा हो गया तो और एक्स्ट्रा बिलियन डॉलर ईरान जनरेट कर सकता है रेवेन्यू, ठीक है। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे टोल सिस्टम लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तरफा यूएस तो आपको बेनिफिट दे दिया, सैंक्शन लिफ्ट कर लिया, तो आपको ईरानियन ऑयल पूरे दुनिया पे आप बेचो, जितना मर्जी बेचो। और टोल सिस्टम अगर लागू हो गया, वो कहीं ना कहीं देखा जाए वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। इवन आपकी जेब में भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, याद रखना, चाहे आप ईरान को सपोर्ट करो या यूएस को सपोर्ट करो, डज नॉट मैटर, आपके जेब में भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, एक और मजेदार बात, अब देखिए यूएस तो हटा लिया ईरानियन ऑयल के ऊपर सैंक्शन, बट यूएन दोस्तों अभी भी हटाया नहीं। अब यूएन की तरफ से रिपोर्ट आया कि नो यूएन सैंक्शन लिफ्टिंग ऑन ईरान विदाउट फ्रांस अप्रूवल, क्योंकि फ्रांस एक परमानेंट मेंबर है यूएन की, आपको पता होगा, और फ्रांस दोस्तों यहाँ पे अप्रूव नहीं दिया, और विदाउट फ्रांस की अप्रूवल आप हटा नहीं सकते, ये कह दिया फॉरेन मिनिस्टर जो यूएन की है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब इस बारे में दोस्तों या इस मुद्दों पे कुछ भी जानकारी मिला तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।